हेलो एवरीवन। तो बच्चों बेटा आज बात करते हैं हम कोशिका जीवन की इकाई। सेल वाला जो चैप्टर है हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसको हम हिंदी मीडियम में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप मुझे जानते हैं दिस इज नागेश्वर पाटीदार। बहुत सारे बच्चे जो हैं मुझे जानते हैं, जो नए लोग होंगे वो शायद नहीं जानते होंगे। मैं इंडिया के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट से हूँ। ठीक है, टॉप मोस्ट। ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट से हूँ। साथ का साथ ही यहाँ पर यूट्यूब पे हमने कुछ क्लासेज जो हैं वो एज अ बिल्कुल फ्री स्टार्ट करी है, ताकि आपको जो है ना A1 लेवल का कंटेंट जो है आपको भी मिल पाए। आ रही क्या बात समझ में, है ना। हम कोशिश करेंगे कंप्लीटली पूरी तरीके से। अगर अभी अभी आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि बेटा NCERT बेस्ड पेपर आता है। जो बायो का पेपर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, बिल्कुल लगभग NCERT बेस्ड आ रहा है। कुछ एक या दो क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ NCERT आते हैं। तो हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, मोस्ट ऑफ द चीज़ें या 100% जो है वो NCERT आपको करवाएंगे। ठीक है, क्या नहीं, यहाँ पर आपको NCERT फुल मिलेगी। साथ का साथ आपको NCERT पढ़ के बताएंगे कि ऐसा पढ़ना है, ऐसा देखना है, ऐसा समझना है। ठीक है, प्लस आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी मिलेगी जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग को, आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाएगी, आपको सब्जेक्ट से प्यार कराएगी, है ना, सब्जेक्ट में मेहनत कराएगी। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए वन बाय वन आपको लेक्चर मिलते जाएंगे। पहला चैप्टर जो है, पहला लेक्चर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या है, कोशिका जीवन की इकाई। क्या क्या कंटेंट हमें पढ़ना है इसमें, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कोशिका जीवन की इकाई, इसमें सबसे पहले हमको पढ़ने को मिलेगा वो होगा क्या कि कोशिका क्या है ना, व्हाट इज सेल, सेल क्या है। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सेल थ्योरीज के बारे में, है ना, सेल थ्योरी के बारे में, कोशिका के सिद्धांत के बारे में, डिफरेंट साइंटिस्ट लोगों ने क्या कहा। ठीक है, फिर हम कोशिका को एक ऊपर टाइप से एक जनरल देखेंगे कि आखिर कोशिका कैसी दिखती है, किसे हम कोशिका कहें। ठीक है, उसका अवलोकन करेंगे। जैसे कोई भी आपका मित्र होता है, कोई भी आपका दोस्त होता है, तो आप उसके बारे में कुछ बताते हैं ना, किसी को बताते हैं तो बताते हैं हाँ उसके बाल जो है ना वो, अरे वो काले बाल वाला, या फिर आप बोलेंगे ना उसके थोड़े से उसकी आँखें जो है ना थोड़ी सी ब्राउन आइज़ है तो कि ब्राउन आइज़ वाला। ठीक है, या फिर आप बोलेंगे कि उसका लंबा फेस है तो लंबा फेस, तो उसको बोलते हैं अवलोकन करना, बताना कैसा है, हाउ इज दैट, राइट। तो ये चीज़ होती है कोशिका के अवलोकन में, ये बात हम करेंगे। फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानेंगे, है ना। फिर कोशिका, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसका पूरा आवरण वो बाहर से कैसी बनी हुई है और उसके अलग अलग रूपांतरण, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है क्या, चलो। फिर प्रोकैरियोटिक के अलावा यूकैरियोटिक कोशिका को भी जानेंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों का नाम आपने सुना होगा, तो यूकैरियोटिक को भी हम जानेंगे। ठीक है क्या, चलिए फिर क्या बात करेंगे, ये सारा जो है वन बाय वन हम NCERT से एक एक चीज़ें जो है वो अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपको एक एक चीज़ को मेरे साथ अच्छे से पढ़ना है। कहीं कोई डाउट है बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, एक डाउट सेशन अलग से ले लेंगे, उसमें आपको एक एक चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी, समझ रहे हैं। ठीक है, फिर हम सेल के अंदर घुसेंगे तो सेल का पहले बाहरी स्ट्रक्चर वन बाय वन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका की झिल्ली, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन को। फिर कोशिका की भित्ति, सेल वॉल को। फिर इंटर मेम्ब्रेन सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जो कि पूरी सेल को अटैच करके रखता है, सेल को कनेक्ट करके रखता है, ऐसा पाथवे जो पूरा सेल को कनेक्ट करता है, उसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन सिस्टम को। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो पढ़ेंगे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रवीय जालिका, उसको पढ़ेंगे। फिर गोल्जी एपरेटस को पढ़ेंगे, यानी कि गोल्जी उपकरण को पढ़ेंगे। फिर लयन काय को पढ़ेंगे, यानी कि लाइसोसोम को पढ़ेंगे। और लास्ट में हम वैक्यूल यानी रसदानी को स्टडी करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो इंटर मेम्ब्रेन सिस्टम में आती है, तो उन सबको हम लाइन से वन बाय वन स्टडी कर लेंगे। फिर क्या बचेंगे, आप बताइए। आपने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना था, है ना, वो बच गया, तो उसको पढ़ेंगे। आओ आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो आप पढ़ेंगे सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, है ना। फिर पढ़ेंगे आप प्लास्टिड के बारे में, है ना, प्लास्टिड के यानी लवक के बारे में। फिर कुछ राइबोसोम और उससे अटैच कुछ और स्ट्रक्चर होते हैं सेल के अंदर, जिनको कहते हैं हम इंक्लूजन बॉडी, अंतर्विष्ट पिंड। राइबोसोम एंड अंतर्विष्ट पिंड के बारे में
पढ़ेंगे बेटा। आपको हिंदी के साथ साथ बच्चों को इंग्लिश में भी ध्यान रखना है। क्यों करना है? हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी ध्यान क्यों करना है? क्योंकि आप जब हायर स्टडी में जाते हो, जैसे आपको पढ़ाई करने जाते हो तो आपको इंग्लिश में चीज़ आती है, तो आपको हिंदी तो पढ़ना ही पढ़ना है बच्चों, साथ साथ इंग्लिश में भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है क्या? चलिए, फिर आप पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोस्केलेटन जो कि सेल का एक स्केलेटन है, जैसे हमारे शरीर में एक स्केलेटन है ना, वैसे सेल का भी अपना एक स्केलेटन है, साइटोपंजर इसको कहते हैं। ठीक है, उसमें फिर साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे, देन सीलिया फ्लेजिला के बारे में पढ़ेंगे, पक्षमाभेन कशाभिका के बारे में आप पढ़ेंगे वहाँ पर। ठीक है, साथ साथ सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल यानी तारक काय व तारक केंद्र के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियस के बारे में, केंद्र के बारे में, गुणसूत्रों के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में कुछ और चीज़ें जो बच जाएगी वो है सूक्ष्मकाय, माइक्रोबॉडीज की। ठीक है, इन सारी चीज़ों को कंपाइल करने के बाद ये आपका चैप्टर जो है 8 से 9 लेक्चर में, लगभग मेरे हिसाब से 8, 9, 10 लेक्चर में ये कंप्लीट होगा। एज अ कन्वीनियंट हम देखेंगे कि कितने लेक्चर में ये कंप्लीट होता है। क्या बात समझ आ रहे हैं आप? ठीक है, तो हम 1 बाय 1 शुरू करें। स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं। हमारे साथ साथ आप नोट्स बनाते जाएंगे। ये नोट्स जो है आपके सामने की एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स ही हैं, मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाऊंगा पूरा, ताकि आप जो है 1 बाय 1 एक एक चीज़ को अच्छे से क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ पाएँ। क्या बात समझ आ रही है? चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जैसे आप एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो आप पेज निकालते हैं एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी आपके लिए भगवान है बेटा, ध्यान रखेंगे। रेड वालों के लिए एनसीईआरटी ईश्वर है, भगवान है। ठीक है, तो देखिए उसमें जैसे आप पढ़ते हैं तो आपके पास सामने सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है, चैप्टर का नाम क्या है? कोशिका जीवन की इकाई। और आप जैसे पेज ओपन करेंगे तो आपके सामने ये कंटेंट आएगा। ठीक है, अब हम इस कंटेंट को सिंप्लीफाइड करके पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं, धीरे धीरे देख करके पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तो बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है तो हम उसको धीरे धीरे देख करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम आपको बता दें कोशिका जीवन की इकाई में हमको सबसे पहले क्या चीज़ जो है वो पढ़नी है ना। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है कोशिका का, कि कोशिका आखिर कहते किसको है, क्या है कोशिका, किसको कहें हम कोशिका, है ना। पहले पता तो चले सेल क्या है, व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल, कोशिका क्या है ना। तो कोशिका के बारे में क्या कहते हैं कि कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है और प्रायः स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है, और ये रिप्रोडक्शन, सेल्फ रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करती है। मतलब क्या बात समझ आई कि कोई भी सजीव है, कोई भी शरीर है जिसके अंदर जीवन है ना, वो किससे बना है? आप कहेंगे सर सेल से बना है ना। आप क्या कहेंगे, किससे बना है? सेल से बना है। क्योंकि हमारे शरीर की हम बात करें, आपके शरीर में हृदय है, बिल्कुल हाँ है सर। लीवर है, हाँ है सर। किडनी है, हाँ है सर। शरीर की जो स्किन है, यानी कि जो चमड़ी है वो है, आंखें हैं, नाक है, मुंह है, सब कुछ है, एवरीथिंग राइट। हम ऑर्गन की बात करें, जैसे हमारा हृदय है, तो हृदय जो है वो कुछ ऊतकों से मिलकर बना है, और वो ऊतक जो है अगर हम उसको तोड़ते जाए तो हमें लास्ट में जो चीज मिलेगी उसको हम कहेंगे कोशिका या सेल। तो कोशिका क्या हुई? रचनात्मक, जो कि रचना करती है, क्रियात्मक, क्रिया करती है, काम करती है, कुछ फंक्शन करती है। बात सुन आ रही है? क्या फंक्शन करती है सर? डाइजेशन का, है ना, भरण पोषण करने का। ठीक है, बात सुनाई क्या? पाचन का, डाइजेशन, पाचन, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन का, रेस्पायरेशन, है ना, इस टाइप के जो काम है ना, वो सारी चीज कौन करती है? कोशिका करती है। उसको हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो कोशिका जो है वो यूनिट है, इकाई है, किसकी? कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। रचना करने वाली और फंक्शन करने वाली, कार्य करने वाली, क्रियात्मक जो है वो इकाई है, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है। एक कोशिका दूसरी कोशिका को बना सकती है। अब बात ये आती है कि कुछ जीवों में, अभी इस पोर्शन को मैंने यहाँ पे लिया नहीं, आप एनसीईआरटी थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो आपको मिलेगा, एक तो मिलेगा यूनिसेल्युलर और एक मिलेगा मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव।
एक ये आपको पता भी, 9वीं 10वीं हम छोटी क्लासों में भी पढ़ लेते बेटा, है ना, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। एक कोशिकीय जीव वो जीव हुए जिनके अंदर एक ही कोशिका है। तो यहाँ कुछ नई चीज समझ में आई हमें। क्या समझ में आया? कि एक कोशिका जो है वो पूरे ऑर्गेनिज्म के लिए, यानी हम उसको पूरा एक प्राणी कह रहे हैं। मेरी बात समझिए, बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया का नाम आपने सुना है? जीवाणु को आप जानते हैं? हाँ जानते हैं सर। एक बैक्टीरिया जो है, क्या वो बहुत सारी सेल जो है वो मिलकर से बना है क्या? नहीं, एक सिंगल सेल, एक सिंगल बैक्टीरिया। आप बैक्टीरिया को देखा ना डायग्राम में, तो एक सिंगल हम सेल बनाते हैं। ऐसे हम क्या करते हैं, एक सिंगल सेल बना देते हैं, है ना। और जब आप सिंगल सेल बनाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि ये बैक्टीरिया है। दूसरी जगह आप क्या कहते हैं, ये एक सेल है। यानी कि इन केस ऑफ बैक्टीरिया, इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन केस ऑफ एक कोशिकीय जीवों के जो हम कहेंगे तो वही कोशिका है और वही पूरा जीव भी है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में क्या है कि अनेक अनेक कोशिकाएं मिलकर के साथ में एक साथ कार्य करती हैं, है ना। हर कोशिका जो है अपना कार्य करके एक कार्य का विखंडन हो जाता है, ठीक है। जैसे हमारे जो शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, लेकिन उत्सर्जन का काम किसी और ने ले लिया, पाचन का काम किसी और प्रकार की कोशिकाओं ने ले लिया, इसीलिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं ने अलग अलग कार्य ले लिए। तो उस टाइप में दो चीज़ें हो गई, एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक हो गया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या दोनों चीज़ समझ में आ गई? सिंपल है। चलो और आगे समझते हैं, और समझते हैं सेल के बारे में। एक चीज़ और समझते हैं। क्या समझा? यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती है जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। कोशिका है तो जीवन है ना। अरे सजीव मतलब बोल रहे ना, हम बोल रहे कि ऑर्गेनिज्म की एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, और जब यूनिट हो गई, बात ही यूनिट की हो गई, तो हम क्या कहेंगे, कब जीवित कहेंगे? जब इनके अंदर ये संगठन के साथ मिलकर के कार्य करे, जब इनके अंदर जीवन हो, जब इनके अंदर लिविंग थिंग्स हो, जब इनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस चले, इनके अंदर सारी अभिक्रियाएं चले। बात समझ आ रही है बेटा? ठीक है, तब हम उसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको सेल अच्छे से। बड़े आगे चलो और दो चार बातें और करते हैं एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी ने क्या कहा? एनसीईआरटी कहती है कि कोशिकीय जीवधारी, यानी ऐसे जीवधारी, ऐसे लोग, ऐसे सजीव लोग जिनके अंदर कोशिकाएं हैं, उनके दो कैरेक्टरिस्टिक है, उनके दो मुख्य लक्षण है या अभिलक्षण है ना। क्या दो मुख्य लक्षण है? देखो बात करो। एक तो कि उनका स्वतंत्र अस्तित्व यापन होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्या मतलब हुआ जी? स्वतंत्र यानी स्वतंत्र, बिल्कुल फ्री अस्तित्व। देखो एक बैक्टीरिया है, एक कोशिका है, तो क्या वो बैक्टीरिया अपना सारा काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये बताइए मुझे। कर सकता है सर। बैक्टीरिया खुद पचा भी लेता है, बैक्टीरिया खुद रेस्पिरेशन भी करता है, श्वसन करता है, बैक्टीरिया जो है वो पाचन करता है, बैक्टीरिया जो है वो उत्सर्जन भी कर लेता है, सारा काम कर लेता है सर। किसी दूसरे बैक्टीरिया पर निर्भर नहीं है सर। सही बात है, बिल्कुल। तो मतलब क्या हुआ, स्वतंत्र है और वो अपना अपना एग्जिस्टेंस, अस्तित्व को यापन कर रहा है। तो क्या बात क्लियर हो गई? क्या सिंपल है। तो कि कोशिकीय जीवधारी जो होते हैं उनका सिंपल एक स्वतंत्र अस्तित्व यापन होता है, ये तो बात हो गई सिंपल। दूसरा और क्या क्वालिटी होती है? दूसरा, वो जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। अभी बात करी हमने श्वसन का कार्य है, पाचन का कार्य में, उत्सर्जन का कार्य में, रिप्रोडक्शन का कार्य है, प्रजनन का कार्य है। तो क्या ये सारे कार्य करती है कोशिका? क्या इससे मिलकर के कोशिकीय जीवधारी बनते हैं? हाँ सर, कोशिकीय जीवधारी बनते हैं। तो क्या ये कैरेक्टरिस्टिक हुई, क्या ये अभिलक्षण हुए कोशिकीय जीवधारी व्यक्तियों के, मतलब कोशिकीय जीवधारी कोशिकाओं, कोशिकीय जीवधारियों के? बिल्कुल, ये दोनों अभिलक्षण हुए। तो हमको ये दोनों अभिलक्षण ध्यान रखने, एनसीईआरटी में ये दोनों पॉइंट करके अलग से दिए हैं। क्या बात समझ में आ गई? क्या चला गया? चलिए और आगे बढ़ते हैं। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है, ये जो ब्लू लाइन है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चे इनको बस खाली लाइन करके चले जाते हैं, लेकिन वो मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। आपको मीनिंग समझा रहे हैं, क्या बोला इस लाइन ने, आप सोचिए थोड़ा सा इसको। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। यानी कि एनीथिंग लेस देन द सेल, अगर कोई सेल नहीं है
तो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा, खुद से वो एग्जिस्टेंस नहीं कर सकता, खुद से वो कार्य नहीं कर सकता। सर ऐसा क्या है? एग्जाम्पल देके बताइए, एग्जाम्पल दे करके बताते हैं। मैंने भी बात करी थी जीवाणु की, है ना, वो तो सेल है। अब आपके दिमाग में एक विषाणु की भी बात आती है, कहीं ना कहीं आपने 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ी होगी वायरस के बारे में। अब मुझे बताइए वायरस सेल है या सेल्यूलर है, मतलब कोशिका है या अकोशिकीय है? आपका दिमाग चकराएगा, आप सोचोगे, है ना। तो यहाँ वही बात आती है, एनसीईआरटी यही बात कह रही है कि कोशिका के बिना, यानी जो कोशिका नहीं है, जो कोशिकीय प्राणी नहीं है, तो उसका स्वतंत्र जीवन व्यापन खतरे में है। वो स्वतंत्र जीवन व्यापन नहीं कर सकता, वो कार्य नहीं कर सकता। जैसे कि विषाणु, जैसे कि वायरस। तो आपने सुना है कि वायरस जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं बाहर, है ना। वायरस जीवित कब होते हैं? अगर नहीं सुना तो ध्यान रखिए मेरी बात को। वायरस जीवित कब होते हैं? जब वो किसी होस्ट पर, किसी मेजबान पर, किसी जिससे वो पोषण ले सके उसके ऊपर जाकर के उसके साथ अटैच होते हैं, और उसके बाद उसकी मशीनरी को ले लेते हैं और अपने आगे की प्रक्रिया चलाते हैं, जीवन के कार्य को सक्षम करते हैं। क्या बात समझ आ रही है? तो ये देखो कितनी गहन बात कर दी है एनसीईआरटी ने, समझ रहे हो क्या मेरी बात को, है ना। कि कोशिका के बिना, अगर कोशिका लेस देन सेल, अगर कोई सेल के बिना है तो क्या उसका स्वतंत्र अस्तित्व जीवन यापन होगा? अब एक प्लास्टिक की बोतल को देखिए, क्या प्लास्टिक की बोतल एक लिविंग सेल है? क्या उसको तोड़ते जाएंगे तो आप लास्ट में माइक्रोस्कोप में देखेंगे, क्या आपको सेल दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो क्या उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? क्या वो सारे कार्य कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो क्या वो सेल है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए वायरस भी आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग जंतुओं के, लिविंग जीवों के बाहर की ओर वायरस यानी विषाणु कोशिकीय जीवधारी नहीं है। क्या बात समझ गए आपने? ठीक है क्या? बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको कंसेप्ट समझाया। ये सारा एनसीईआरटी में आपको पढ़ने को मिला। मैंने जो आपको पहला पेज दिखाया था उस पेज पे आपको पढ़ने को मिल जाएगा। पहले आप मेरे साथ सीख लीजिए, पहले समझ लीजिए चीज़ों को, फिर आपकी बात करते हैं। ठीक है, चलो, तो मज़ा आ रहा होगा आपको, और पढ़ते हैं। अब देखिए, इसी कारण से हम क्या कहते हैं कि कोशिका ही मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचना बनाती है और क्रिया करवाती है। कौन सी क्रिया है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस, है ना। ठीक है, तो इसी कारण जीवों के लिए कोशिका ही मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्या बात समझ आ रही है? सिंपल सी लाइन है ना। चलो, तो इतना आप समझ चुके होंगे। अब देखो, साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, अलग अलग जैसे जैसे डिस्कवरी होना स्टार्ट हुई तो अलग अलग जो है सेल्स को, अलग अलग कोशिकाओं के बारे में जानने के लिए लोग उत्सुक हुए, है ना। तो सबसे पहले फिर आपसे ये पूछा जाता है, एनसीईआरटी में ये नाम यहाँ नहीं लिखा हुआ, ये पहले 9th 10th क्लास में कभी लिखा होता था, है ना। यहाँ पर लिखना भूल गए हैं कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की। आपके सामने क्वेश्चन है, ये रखा है आपके सामने क्वेश्चन। अब मुझे बताइए, अपना 9th 10th क्लास वाला अपना जो मस्तिष्क आपने जो पढ़ा है ना, उसको याद करिए, बताइए किसका नाम था। हाँ, तो आपके दिमाग में एक बात आई होगी, रॉबर्ट हुक का नाम याद आया क्या? हुक मतलब टांगने वाला हुक उसी टाइप के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, रॉबर्ट हुक, है ना। हुक तो अपन कहते हैं, हुक वो टांगने वाला हुक, कुछ भी हम टांग देते तो उसको कहते हैं रॉबर्ट हुक। तो वो साइंटिस्ट का नाम क्या था बेटा? रॉबर्ट हुक था। याद आया क्या? हाँ, तो रॉबर्ट हुक ने क्या करा था, कार्क सेल। कॉर्क क्या होता है? कार्क होता है पेड़ से निकलता है। आपने देखा होगा पेड़ के बाहर जो छाल होती है ना, उस छाल का जो अंदर का जो पार्ट आप जो निकालते हैं उसको एक्सट्रैक्ट, उस पार्ट को लेकर के आते हैं, उस भाग को लेकर के आते हैं, और उस भाग को जो दिखाते हैं वो होता है कॉर्क, वो होता है कॉर्क। पहले के ज़माने में क्या होता था, जो बोतल होती थी, जो कांच की बोतलें होती थी, उनके ऊपर वो कॉर्क जो है वो लकड़ी का कार उसमें लगाया जाता था, ताकि उसमें हवा उसमें पास ना हो पाए और अंदर जो सामान जो भी रखा जाए वो खराब ना हो, है ना। उसको कॉर्क कहते थे। आई बात समझने का? तो वो लकड़ी का डेड पार्ट है, वो उसमें जीवन नहीं, वो अजीव पार्ट है ना, नॉन लिविंग पार्ट है। ठीक है, अजीवित पार्ट है वो। क्या बात समझ आ रही क्या? नॉन लिविंग पार्ट है ना। तो इस टाइप की चीज़ है। आपने मूवी में भी देखा होगा, किसी से मूवी में वो शैम्पियन खोलते हैं ना, शैम्पियन वाली बोतल लेकर के आता है, उसमें टक करके खोलते हैं, शैम्पियन ढक्कन वाली नहीं, वो जो कॉर्क निकाल करके ऐसा खट करके खोलते हैं तो वो कॉर्क निकल के जाता है, तो वो जो होता है ना उसको कहते हैं कॉर्क। वो कॉर्क की बोतल को उसके ऊपर लगा रहता है, वो ग्लास का ऊपर।
क्या बात सुन आ रही है ना? उसको कहते हैं कॉर्क। तो उसमें जो कोशिकाएं होती है वो बिल्कुल वो हनीकॉम्ब जैसी दिखती है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो। तो उन्होंने जो कोशिका देखी थी वो जीवित कोशिका नहीं थी, अजीवित थी, ठीक है, नॉन लिविंग थी, है ना? तो सबसे पहले देखने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक साहब, जिनने 1665 में बोतल की कॉर्क को अध्ययन किया और उसमें कोशिका की खोज की। तो आपसे पहले क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की, तो आप आंसर देंगे क्या? रॉबर्ट हुक देंगे। चलिए और आगे आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? अभी आपसे अगर खाली ये पूछा जाता है, देखो ध्यान से सुनिएगा, पहले जब स्टेट की पीएमटी होती थी तब ऐसे क्वेश्चन आ जाते थे। जब राज्यों की पीएमटी, एमपी पीएमटी और छत्तीसगढ़ पीएमटी और ये पीएमटी होती थी ना, तब ऐसे क्वेश्चन आते थे। अब ऐसे क्वेश्चन इतना सिंपल क्वेश्चन आते नहीं है, थोड़े ढंग के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पर फिर भी ध्यान से आप समझिए, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? आपसे पूछा जा रहा है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तब आपका आंसर बदल जाएगा। तब आप आंसर दोगे एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने, ये भी हुक है लेकिन इनका नाम दूसरा है, ठीक है, समझ रहे हो बात को? हाँ, इन्होंने क्या करा, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज करी। इन्होंने डिफरेंट जो है अलग अलग प्रकार की जीवित कोशिकाएं जो थी वो उनको लेकर के आए थे और उसमें इन्होंने देखा था। तो एंटन वॉन ल्यूवेनहुक, है ना, हॉक जो है, हुक नहीं है एक्चुअली, हॉक है ना, एंटन वॉन ल्यूवेनहुक, इन्होंने पहली बार जीवित कोशिका को देखा था या उसकी खोज की थी, ठीक है। चलो एनसीईआरटी फिर थोड़ा और आगे बोलती है कि केंद्रक की खोज किसने करी? अब ये बताइए केंद्रक की खोज किसने करी? तो केंद्रक का सही आंसर आता है क्या? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो केंद्रक की खोज करी। तो याद रहेगा, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी। क्या तीनों आपके लिए सामने क्लियर है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है ना? अब एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए, उतना पोर्शन आप पढ़ लीजिए तो आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे समझाते हैं। जैसे जैसे साइंटिस्ट लोगों ने सेल को देखना स्टार्ट किया, सबसे पहले कहाँ देखा? नॉन लिविंग सेल को देखा, है ना, जो जीवित नहीं थी उसको देखा। उसके बाद क्या करा? उसके बाद दूसरी सेल्स को और देखना स्टार्ट किया, अलग अलग प्राणियों में सेल कोशिका को देखना स्टार्ट किया, है ना। तो देखने ऐसे कैसे दिख जाएगी? सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होगी। हाँ बिल्कुल, किसकी जरूरत होगी बेटा? सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होगी। बिना सूक्ष्मदर्शी के आप कैसे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना, है ना, बिना सूक्ष्मदर्शी के आप नहीं देख पाएंगे। तो उसमें भी जो लेंस थे उनको मॉडिफाइड किया गया, समय समय के साथ मॉडिफाइड किया गया। आज के ज़माने में हम बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जिसमें हम बहुत ही पिन पार्टिकल्स वाला जो है वो पॉइंट देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हमको जीवित कोशिका देखनी है तो हम फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। यही लाइन यहाँ पर एनसीईआरटी ने लिख करके दी है, तो लाइन समझ, सारी एनसीईआरटी की लाइन है बच्चे, मैं बोल रहा हूँ सारी लाइन एनसीईआरटी की है, कुछ मैंने अपने समझदारी के हिसाब से आपके लिए डाली है। तो आप बात को अच्छे से समझ के उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी का पोर्शन दिखाऊंगा, यहाँ का पेज हमने पढ़ा है, उसको आकर के आपको टिक से अच्छे से पढ़ लेना है। समझ गए क्या बात? चलिए, सूक्ष्मदर्शी की खोज व बाद में उनके सुधार के बाद फेस कंट्रास्ट एंड इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो सका, है ना। कैसे दिखते हैं देखो बताते हैं। ये कौन सा माइक्रोस्कोप है? ये सबसे पहले जो स्टार्टिंग में साइंटिस्ट लोगों ने देखने के लिए, कोशिका को देखने के लिए माइक्रोस्कोप बनाया था, ये वो माइक्रोस्कोप है ना। आगे चलते हैं, जैसे आप आगे चलोगे तो आपको मिलेगा ये माइक्रोस्कोप, जो कि आपने अब थोड़े से कॉलेज लेवल पर आप जाते हैं तो आपको ये देखने को मिल जाता है। इसको आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, है ना। इसमें थोड़ा सा रोटर जो रहता है ना, इसमें थोड़ा मशीन आप हाथ से इसको रोटेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये होता है आपका कौन सा माइक्रोस्कोप बेटा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी, है ना। फिर और आगे चलो तो ये मैंने जो डायग्राम डाला है ना, ये डायग्राम कहाँ का डायग्राम है? ये डायग्राम है आपका, एक मिनट अपने आपको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ ताकि आपको देखने को इजी रहेगा। यस, ये जो डायग्राम है आपके सामने ना, ये डायग्राम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये डायग्राम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखो कितनी बड़ी है, अपनी हाइट से भी ज़्यादा बड़ा है ना, एक नॉर्मल मनुष्य की हाइट से भी ज़्यादा बड़ा है, और साथ में कंप्यूटर लगे हुए हैं। और ये मेरा खुद का, जहाँ मैं रिसर्च कर रहा था भावनगर का, है ना, CSMCR है, सेंट्रल सॉल्ट एंड मैराइन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर, वहाँ का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फोटो लिया हुआ है मैंने, ठीक है, वहाँ का फोटो है। क्या बात सुना रही? तो हम एडवांस होते होते कहाँ पहुँच गए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक पहुँच गए। क्या बात सुना रही है? बोलिए।
समझ गया? इतनी बात समझ आई। अब और आगे बढ़ते हैं, आओ और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक मैंने जो आपको समझा दिया वो चीज़ आपको क्या समझा दी कि एनसीईआरटी को जो पहला वाला पेज था आपका वो सारा पेज जो है आपको समझा दिया। एक बार मैं पीछे आपको वापस दिखा देता हूँ। फर्स्ट वाला पेज जो हमारा, हाँ ये वाला, कोशिका जीवन की, कोशिका जीवन की इकाई, ये यहाँ तक पूरा पेज हो चुका है। क्या बात सुना रही है? एनसीईआरटी में ये पूरा पेज अपन ने अभी पढ़ लिया, ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जैसे आप बढ़ोगे तो आप क्या पढ़ोगे? सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे आप, है ना? सेल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। आइए सेल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। ये देखो, कोशिका के सिद्धांत, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, है ना? तो जब एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ये पोर्शन दिखेगा, ये पोर्शन आपको पढ़ना है। अब मैं पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लेता हूँ, जो जो चीज़ें काम की है उनको आपको पहले समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे और डिटेल में देख लेंगे। क्या बात सुन आ रही है मेरी? चलिए आ जाओ। देखो, कोशिका का सिद्धांत, सेल थ्योरी, जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी यानी कुछ कंसेप्ट दिए गए। सेल को लोगों ने जब देखा, लोगों ने मतलब साइंटिस्ट लोगों ने जब उसको सेल को देखा तो उन्होंने कुछ कंसेप्ट दिए। क्या कंसेप्ट दिए? क्या कुछ थ्योरियाँ दी, कुछ सिद्धांत दिए। इसको देने वाले, इसका जो श्रेय जाता है, अगर आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आप 11वीं कक्षा में आपसे पूछा जाता है हु गिवन द सेल थ्योरी, कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिकों के नाम बताइए, तो आप देंगे आंसर, क्या देंगे बताइए? आप आंसर देंगे मैथियस, स्लाइडेन एंड थियोडर श्वान। क्या बोलेंगे? स्लाइडेन एंड श्वान। कौन? मैथियस, स्लाइडेन एंड थियोडर श्वान। इन दोनों के द्वारा कोशिका का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया। बात सुना रही है? देखिए कैसा हुआ, आओ समझते हैं। सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है आपके कौन? स्लाइडेन। स्लाइडेन की बात करते हैं। तो मैथियस स्लाइडेन, इनका ये जो है इन्होंने किया था 1838 में। कब? 1838 में। आपको इस चैप्टर के लिए, आप जब नीट के लिए कर रहे हैं तो आपके लिए जो ईयर है, जो ऑप्शन जो आपको लिखे हैं वो भी आपको ध्यान रखने होंगे। किस साइंटिस्ट ने दिया, साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना होगा, क्या बोला उनने वो भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस चैप्टर में हो सकता है आपसे मिलाने के लिए आ जाए, तो हो सकता है फिर आप कंफ्यूजन में आ जाओ, है ना? ये कौन है? ये एक वनस्पतिक वैज्ञानिक है, यानी एक बोटेनिस्ट है। बोटेनिस्ट कौन होते हैं सर? ये वनस्पतियों के ऊपर काम करते हैं। वनस्पति क्या होते हैं? पेड़ पौधे, है ना? पेड़ पौधे, उनके ऊपर काम करने वाले वैज्ञानिक को हम क्या कहते हैं? वनस्पतिक वैज्ञानिक कहते हैं, यानी कि बोटेनिस्ट कहते हैं, ठीक है? आइए, इन्होंने क्या करा? अब ये थे बोटेनिस्ट, अब ध्यान समझना चीजों को। ये थे बोटेनिस्ट, कौन? स्लाइडेन। इन्होंने क्या करा? डिफरेंट बहुत सारे प्रकार के पौधों का अध्ययन किया। जैसे एक पौधा लेकर के उसको, सेल को, उसका टिश्यू का एक सेक्शन लिया, उसको काटा, देखा, और माइक्रोस्कोप अंदर नीचे जाकर के उसको स्लाइड बनी और उसको देखा और उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, फिर उसका डायग्राम बनाया, है ना? कुछ उनमें जो भी दिखा ना उसका डायग्राम बनाया, उसको बताया कि ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा है। फिर दूसरे पौधे को लाए, फिर उसको देखा, पौधों को लाए, डिफरेंट प्रकार के पौधों को देखा, और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि विभिन्न प्रकार, ये जो पौधे हैं, यानी जो पौधे हैं वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, और ये कोशिकाएं मिलकर के ऊतकों का निर्माण करती है। कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाती है, यानी जो पौधों में कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाएं मिलकर के ऊतकों का निर्माण करती है। इस टाइप की बातें कही। आइए पढ़िए क्या बोला। मैथियस स्लाइडेन 1838 में, ये जर्मनी से थे, ये भी ध्यान रखना है, जर्मन बोटेनिस्ट है, जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक। क्या बोला इन्होंने? पौधों को लेकर के आए, उनको अध्ययन किया और पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो कि पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। ये चीज ध्यान रखना, अभी मैं आपको समझाऊंगा, एक चीज अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्या? इन्होंने कोशिका के संरचना के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, इन्होंने केवल एक लाइन कही है, पौधे लेकर के आए, कोशिका से बने होते हैं और कोशिका ऊतक बनाती है, बस। जो कहा वही ध्यान रखना है, जो एनसीईआरटी ने कहा वही ध्यान रखना है, अपने दिमाग से कुछ नया नहीं लगाना है। अभी देखो कंफ्यूज हो गया, आप कैसे कंफ्यूज होंगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके बाद आप कंफ्यूज होने लग जाओगे, है ना? तो जहाँ कंफ्यूजन होगा वहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि वो देखो कहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है? चलो देख लो पहले। ये लेकर के आया, पेड़ को ले आया, पौधा, इसको खोल के देखा, अंदर स्लाइड देखी तो अंदर क्या मिला? सेल मिली।
फिर और क्या देखा, और सेल मिली, और सेल को देखा, सेल को देखते गए, सेल को देखते गए, सेल को देखते गए, तो इन्होंने क्या कहा कि ये कोशिकाएं आपस में मिलकर के क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती है। तो ये क्या हो गया, पूरा पार्ट क्या हो गया बेटा, ऊतक हो गए। कि इतनी बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है। ये किसने कहा था, स्लाइडेन ने कहा था। कब कहा, 1838 1838 में कहा, जो कि क्या थे, एक वनस्पतिक वैज्ञानिक थे। चले आगे, क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। अरे इसमें कुछ है ही नहीं, क्या है इसमें, पौधों को लेकर के आए और उनकी कोशिकाओं का अध्ययन किया और उसके बारे में कहा, इसमें क्या है ना। अब ध्यान से समझना, आ जाओ। हाँ जी, ये थे थियोडोर श्वान। इन्होंने क्या कहा, ये कौन थे, प्राणी वैज्ञानिक। प्राणी मतलब जंतु के ऊपर कार्य करने वाले वैज्ञानिक, उनको कहते हैं प्राणी वैज्ञानिक। क्या बात समझ आ रही है ना। जूलॉजिस्ट से अब मुझे बताइए, जो व्यक्ति प्राणियों के ऊपर यानी कि एनिमल के ऊपर, जो कि जंतुओं के ऊपर कार्य करेगा, तो वो जंतुओं की कोशिका को ला करके देखेगा, है ना, जंतुओं की कोशिका को ला करके देखेगा। इन्होंने भी क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट जंतुओं की कोशिका को ला करके अध्ययन किया, है ना। इन्होंने भी ला करके अध्ययन किया और इन्होंने भी बात तो वैसी गई कि जो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं वो भी कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं और इनकी कोशिकाएं अलग अलग हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने और कोशिकाएं ऊतक बनाती है और ऊतक जो है वो आगे जा करके ऑर्गन बनाते हैं, अंग बनाते हैं और अंग तंत्र बनाते हैं। ये आगे की बात है, इतनी बात उन्होंने कही, उतनी बात उन्होंने कही कि कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनेंगे, क्या बोला। बहुत सारे टीचर यहाँ पर गलती कर देते हैं, एक से एक धुरंधर टीचर भी गलती कर रहे हैं। देखना है एनसीईआरटी में जो एक लाइन लिखी है, ये थे प्राणी वैज्ञानिक, लेकिन इन्होंने वनस्पतियों को भी लेकर के आए। अच्छा हाँ, प्राणियों के साथ साथ वनस्पतियों को भी लेकर के आए, पौधों को भी लेकर के आए और पौधों को ला करके देखा और दिखा करके स्लाइड बनाई और स्लाइड बना करके देखा उनकी कोशिकाओं को। मतलब जो स्लाइडन ने काम किया था वो काम श्वान ने भी किया। फिर क्या देखा, उन दोनों कोशिकाओं के बीच में कंपैरिजन किया, दोनों के बीच में अलग अलग देखा और अलग अलग देखने के बाद ये बताया कि जो जंतु की कोशिकाएं हैं उसके ऊपर कोशिका झिल्ली मिलती है और जो वनस्पति की कोशिकाएं हैं, जो प्लांट की पौधों की कोशिकाएं, वहां पर भी कोशिका झिल्ली तो मिलती है, उसके साथ साथ कोशिका भित्ति भी मिलती है। ये लाइन लिख ली, ये इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट। क्या बोला, थे प्राणी वैज्ञानिक लेकिन पौधों की कोशिकाओं को किसने स्टडी किया, पौधों की कोशिकाओं के बारे में किसने जाना, श्वान ने जाना। अरे गजब की बात कर दी सर, प्राणी वैज्ञानिक थे लेकिन पौधों के बारे में जाना, वनस्पतियों के बारे में जाना और वनस्पति की कोशिका को लेकर के आए और वनस्पतियों की जब कोशिका को लेकर के आए, वनस्पति की कोशिका को पढ़ा, समझा, देखा, उनका डायग्राम बनाया और उसमें सेल वाल को भी बताया कि इनके पास एक अलग प्रकार की संरचना मिलती जिसको सेल वाल या कोशिका भित्ति कहते हैं। अब ध्यान से समझना, चलो एनसीईआरटी में पढ़ा देते हैं आपको, आओ एनसीईआरटी में पढ़ाते हैं। थियोडोर श्वान ने 1839 में, जो कि ब्रिटिश थे, वो कहाँ के थे, कौन थे बताइए, स्लाइडन कहाँ के थे, जर्मनी के थे, ठीक है, जर्मनी के बॉटनिस्ट। ये कहाँ के हैं, ब्रिटिश के हैं, तो वो जर्मन है और ये ब्रिटिश है, ध्यान रखना, पहला वाला जर्मन, दूसरा वाला ब्रिटिश, ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्लाइडन एंड श्वान, चलिए बहुत बढ़िया, प्राणी वैज्ञानिक थे। इन्हें विभिन्न जंतु कोशिका के अध्ययन के बाद पाया, ये बताया था मैंने, कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। प्राणी की कोशिकाओं को देखेंगे तो बाहर एक झिल्ली मिलेगी ना, अरे कोशिका के बाहर तो झिल्ली मिलेगी, इसको क्या कहेंगे, जीव द्रव्य झिल्ली कहेंगे। ये सिंपल सी बात कही इन्हें। तो क्या जीव द्रव्य झिल्ली पौधों में नहीं मिलती, बिल्कुल मिलती है, अरे मिलती है, बिल्कुल मिलती है, लेकिन एक अलग से और भी एक अभिन्न अंग मिलता है जिसको क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। ये बात भी इन्हीं ने कही, देखिए बढ़िया। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है जो कि इसकी विशेषता है और यही क्वेश्चन बनेगा बेटा नीट का। आ रही क्या बात समझे, है ना। ये ऐसी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, आप जब बेस्ट टीचर को पढ़ेंगे तब आपको छोटी छोटी चीजें भी अच्छे से ध्यान आएगी, है ना, एक एक चीज को हम अच्छे से समझेंगे। तो क्या बात समझ आई कि कोशिका
झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति में मिलती है, जो कि एक प्राणी वैज्ञानिक ने बताया, ना कि वनस्पति वैज्ञानिक ने, प्राणी वैज्ञानिक ने बताया, है ना। पादपों के ऊतकों का भी स्टडी करके, अध्ययन करके, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। एनसीईआरटी में लिखी है, एनसीईआरटी में लाइन, एनसीईआरटी की लाइन नहीं बेटा, एनसीईआरटी की लाइन नहीं है। मैं अलग से कुछ नया नहीं लिखा रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ अलग से मैं स्टैंडर्ड बुक्स अपनी रिसर्च वाली अच्छी बुक पढ़ के आया और उसमें से लिखा दिया, नहीं ना बेटा, ना ना ना, एनसीईआरटी की लाइन ही लिखा रहा है, एनसीईआरटी ही पढ़ना है ना। चलो, ये है आपकी क्या, एनिमल सेल, ये है आपकी क्या, जंतु की कोशिका। इसके बाहर जो आवरण है, जो बाहर जो संरचना है, उसको क्या कहते हैं हम, जीव द्रव्य झिल्ली। वो एक द्रव्य एक टाइप का, वो आगे बात करेंगे जब हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है क्या। चलो आगे बढ़े, आगे चलो, ठीक है। एक चीज और बात करिए, इस आधार पर श्वान ने अपनी परिकल्पना रखी, उसने जो समझा। साइंटिस्ट कौन होते हैं, ये वही होते हैं जो कि चीजों को देखने, अध्ययन करने के बाद अपना एक थ्योरी देते हैं, जो बताते हैं कि ये चीज ऐसी है। केवल देखना नहीं है, देख तो पूरी दुनिया रही है। साइंटिस्ट कब कहलाओगे, जब आप अपनी एक थ्योरी दोगे, एक कल्पना दोगे, आधार दोगे, आपको कुछ देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो इन्होंने बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिका और उनके उत्पाद से मिलकर के बना होता है। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो आप केवल श्वान का नाम नहीं लिखेंगे, समझ रहे हैं। क्या लिखेंगे फिर आप, श्वान ने तो कहा ही था, पर स्लाइडेन जो है वो भी बाद में इनके साथ आ गए, और एनसीईआरटी लिखती है, जो कि सच बात भी है। क्या लिखती है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी लिखती है कि स्लाइडन एंड श्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका का सिद्धांत को प्रतिपादित किया। क्या बात समझ आ रही क्या, है ना। कोशिका का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, बताइए क्या था, स्लाइडेन एंड श्वान। स्लाइडेन एंड श्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका का सिद्धांत को प्रतिपादित किया। समझ गए क्या, सिंपल है। अरे इसमें कुछ धम वाली बात ही नहीं है ना, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, समझ गए। चलिए और बात करते हैं। अब बताइए, जब ये दोनों जा करके कॉन्फ्रेंस लेते हैं साइंटिस्ट लोगों को, और बाकी साइंटिस्ट लोगों को बता रहे थे, तो बाकी और साइंटिस्ट लोगों ने इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे, है ना, जिसका आंसर लोग अगर हम नहीं दे पाते हैं तो हम उसको कह देते हैं कि ये इस चीज का अपवाद है, यानी आप इनके क्वेश्चन आप नहीं दे पाए, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी का अपवाद है। यानी ऐसी क्या चीज है जो कि आपकी थ्योरी, जो आपने जो सिद्धांत दिया वो नहीं समझा पा रहा है, बताइए क्या था अपवाद। तो अपवाद था कि कोशिका जो है वो दूसरी कोशिका कैसे बनाती है, यानी एक जीव दूसरा जीव कैसे ले आता है, एक कोशिका दूसरी कोशिका कैसे ले आती है, ये भी तो बताइए आपकी सेल थ्योरी से, ये भी बताइए आपकी कोशिका के सिद्धांत से। तो क्या बताया, यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिकाएं किस प्रकार से आती है। आज तो हमारे लिए हम सिंपल से बोलेंगे रिप्रोडक्शन से, डिवीजन से सेल जो है विभाजित होती है और दूसरी कोशिकाएं बन जाती हैं, पर उस समय नहीं बता पाया ना, 1838 1839 की बात है, उस समय नहीं बता पाया। तो उसको बताने के लिए एक साइंटिस्ट हो रहा है जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो, आगे पढ़ेंगे, आगे समझाते हैं आपको। तो उन साइंटिस्ट का नाम था रुडोल्फ विर्चो। तो पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती हैं, एक कोशिका दूसरी कोशिका में विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, और पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिका बनती है। इसको उन्होंने अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या बोला उन्होंने, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। जैसे साइंटिस्ट लोगों ने उनसे पूछा कि हाउ इज कोशिका टू डिफरेंशिएट इनटू अनदर टाइप ऑफ सेल, how the cells are divided, so this the answer, उन्होंने उत्तर दिया omnicellular acellular। पड़ोसी ने पूछा, बोले क्या बोल रहे हो, सही से बताओ। तो उन्होंने कहा, है ना, उन्होंने इसी का इसलिए तो एनसीईआरटी लिखा कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कहा, है ना, कि omnicellular acellular। इसका मतलब ये होता है कि जो पहले वाली जो कोशिका थी वो विभाजित होगी, दो कोशिकाओं बटेगी, पहली वाली भी रहेगी और नहीं बनेगी, मतलब नई जो बनती है वो पूर्ण पहले उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। क्या बात सुना रही है।
तो आपसे पूछा जाए कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो आप स्लाइडन एंड श्वान का नाम लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि इसको मॉडिफाइड रूप में किसने दिया, यानी कि स्लाइडन एंड श्वान की परिकल्पना को नए स्वरूप किसने प्रदान किया, नया स्वरूप, है ना। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका का सिद्धांत क्या है? हु मॉडिफाइड द सेल थ्योरी, कोशिका के सिद्धांत को किसने परिपादित किया, नया चेंज किसने किया? स्लाइडन श्वान की परिवार को रूपांतरित रूप दिया ना। तो अगर आपसे रूपांतरित रूप पूछा जाए तब आप रुडोल्फ विर्चो का नाम लिखेंगे। जब तक आपसे ये ना पूछा जाए तब तक आप कोशिका का सिद्धांत किसके नाम लिखेंगे, स्लाइडन एंड श्वान के नाम लिखेंगे। क्या बात समझ आ रही है? सिंपल है। क्या कहा इन्होंने? वही कहा जो बात स्लाइडन एंड श्वान ने की थी कि सभी जीव कोशिका और कोशिका के उत्पाद से बने होते। कोशिका का उत्पाद मतलब बताइए क्या? अरे कोशिका का उत्पाद यानी कोशिका का प्रोडक्ट। सेल के प्रोडक्ट क्या है? सेल के प्रोडक्ट वही है जो सेल के ऑर्गन्स हैं। सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, सूक्ष्म कणिका, न्यूक्लियस के अंदर ये सब चीजें जो है, इसके अंदर जो चीजें और इनके अंदर जो बनने वाली चीजें हैं वो उनके उत्पाद हुए। जैसे कि प्रोटीन बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, है ना। इन सबको क्या कहते हैं? कोशिका और कोशिका का उत्पाद कहते हैं। तो इनसे कोशिकाएं बनी हुई है। तो सभी जीव जो है वो कोशिका के उत्पाद से बने होते हैं। ये लाइन लिख करके आएंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेंगे। 11वीं क्लास के बच्चों के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। और नीट वाले बच्चे होते हैं इसको समझ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। दूसरी चीज, उन्होंने जब सेल को क्या बोला कि सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं के से निर्मित होती है। जो नई कोशिका बनती है वो पुरानी कोशिकाओं के डिवीजन से, उसमें विभाजन से बनती है। ये चीज कही थी किसने? रुडोल्फ विर्चो ने और स्लाइडर ने, श्वान ने, सबने मिलकर के। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट जो रेड कलर में जो आपको लिखा हुआ है, रेड कलर से लिख करके उसके अंदर जो 2 पॉइंट लिखे हुए, ये मॉडिफाइड फॉर्म है, ये परिप्रेक्ष्य फॉर्म है, रूपांतरित फॉर्म है, जो कि सब कुछ अल्टीमेटली सेल थ्योरी ये हो गई। सो हु मॉडिफाइड द सेल थ्योरी? रुडोल्फ विर्चो। किसने रूपांतरित किया? रुडोल्फ विर्चो ने किया। और अंत में जाकर के स्लाइडन श्वान की थ्योरी के साथ मिलकर के ये बात कही। क्या बात समझ आ गई कि कोशिका जो है वो सभी जीव जो है वो कोशिका और कोशिका के उत्पाद से मिलकर के बने होते हैं, और सभी कोशिकाएं जो है वो पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। ये सिंपल सी बात है। क्या यहाँ तक समझ आ गया? अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वैसे हम एक से बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, है ना। जब हम पढ़ाते हैं क्लास में तब बच्चों के साथ जब इंटरेक्ट होता है तब एक से एक खतरनाक क्वेश्चन होते हैं। कोशिश करते हैं आपसे भी पूछने का, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। कोशिश करेंगे, देखते हैं आप क्या कितना उत्तर दे पाते हैं। साइंटिस्ट लोगों के पास ना अब इसका भी एक्सेप्शन आया। इसका एक्सेप्शन क्या आया? इसका एक्सेप्शन ये आया, साइंटिस्ट लोगों ने पूछा चलो ठीक है मान लिया कोशिका जो है वो कोशिका विभाजित होकर के कोशिकाएं बनाती है, तो तब तो जीव बनते हैं। समझ में आ गई बात? तो एक क्वेश्चन का आंसर और दीजिए। बोले बोलिए। बोले कि पहली कोशिका तो कहीं से आई होगी। पहली कोशिका तो कहीं से आई होगी। तो पहली कोशिका स्वतंत्र अपने जीवन अस्तित्व यापन में कैसे बनी? आपने कहा कि कोशिका के विभाजन से बनती है, मान ली बात को। तो पहली कोशिका जो फर्स्ट सेल थी वो कैसे बनी? बताइए। ये क्वेश्चन था और इसका आंसर आप जो है आप कमेंट करिएगा, ये आपको कभी फिर जो मैं आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट सेल, हाउ द इंग्लिश में बोलते हैं हाउ द फर्स्ट सेल आर ऑर्गेनाइज्ड टू बी। फर्स्ट सेल जो है वो उसका ओरिजिन कैसे हुआ, पहली सेल कोशिका कैसे बनी होगी, जो कि आगे जाकर के फिर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। क्या बात समझ आ रही? अभी इसको यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे देखेंगे जो अपन यहाँ तक देख चुके हैं। फिर इसके बाद हम कोशिकाओं का आधार और ये आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए कोशिकाओं का आधार भी आपको ये समझा देते हैं। कोशिकाओं के आकार की हम बात करें तो यहाँ पर कोशिकाओं का डिफरेंट टाइप की सेल्स दी हुई है, जिनको आकार के बेसिस पर हम अलग अलग देखते हैं एनसीईआरटी में। तो ये अभी आपको देख करके जाना है। जैसे लाल रुधिर कोशिकाएं दी हुई है, इनका शेप कैसा होता है बेटा? गोल एवं कैसा होता है? बाइकोनकेव। बाइकोनकेव को कहते हैं द्विअवतली, है ना, द्विअवतली, है ना, बाइकोनकेव। तो इसका शेप होता है, ठीक है। चलो फिर श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं, तो ये कैसी होती है? अमीबाकृति, अमीबोइड शेप की। अमीबा मतलब अमीबा का जो आकार होता है ना, कोई आकार नहीं होता, तो वो कैसे भी बदल लेता अपना आकार।
उस टाइप से था अमीवाकृति, ठीक है। और ये है आपका कौन सा, मैं अपने आपको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये है आपकी कौन सी, स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं, है ना। आपने इस टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा। तो ये लंबी और सक्रिय कोशिकाएं होती है। क्या बात सुना रही है? और पढ़ो, ये कौन है आपकी, ये बताइए, ये तंत्रिका कोशिका है ना। आप इनको देखेंगे ना तो ये आकार के माप पे देखिए ना, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होगी। और ये कौन सी कोशिका है, ये आपकी मध्योतकी कोशिका है। ये इनके बारे में आप पढ़ चुके होंगे पहले भी। ये जब आप पौधे को देखते हैं, पौधे का अंदर खोल करके देखते हो तो कोर्टेक्स की सेल में आपको ये दिखती है, गोल प्रकार की कोशिका मिलती है। तो ये बस आपको खाली स्ट्रक्चर देखना है, ध्यान रखना है। ये कौन सी कोशिका है, ये है आपकी किस में मिलेगी बताइए, जाइलम में। जाइलम का नाम आपने सुना है, क्या काम आता है जाइलम, पानी के जल के संवहन के काम आता है। तो ये जल के संवहन के ऊतक में, जो ये ऊतक को आप निकालेंगे और उसमें से कोशिका निकालेंगे तो आपको कौन सी कोशिका मिलेगी, कौन सी कोशिका, वाहिनिका। क्या मिलेगी, ट्रैकेट्स, वाहिनिका, है ना, ऐसे लंबी लंबी होती है ना। तो वाहिनिका का ये फोटो है, एक वाहिनिका का दीर्घिकृत चित्रण जो है आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। फिर मापन की बात करते हैं। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी में डिफरेंट सेल का मापन, मापन मतलब साइज। तो आपको साइज भी याद करके जाना है। क्या सब साइज भी याद करके जाएंगे, बिल्कुल याद करके जाना है। नीट पास करने जा रहा हूँ बेटा तो याद तो करके जाना पड़ेगा, सब कुछ याद करके जाना पड़ेगा, याद करके जाएंगे। मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ, मैं आपको तरीका सिखाता हूँ, आपको सब याद हो जाएगा, गारंटी है मेरी, याद हो जाएगा। मैं याद करवाता हूँ ना अभी, चलो देखो, आओ देखो, ये है टेबल, ये टेबल आपको याद करना है। अब मैं अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड चीज़ दे रहा हूँ, है ना, ध्यान से समझो। पूरी टेबल याद करवा दूँगा अभी, 1 मिनट में पूरी टेबल याद हो जाएगी आपको। कोई सर ऐसा कैसा, अरे देखो याद कराएंगे, तरीका है हमारा, है ना। ऐसे थोड़ी हम टॉप फैकल्टी बन गए यहाँ पे, है ना। चलो देखो कैसा, माइकोप्लाज्मा इंग्लिश में हम सिखाते हैं। एक्चुअली मैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता बच्चों को, है ना। रुको इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ, हाँ यहाँ कर लेते हैं, चलो यहाँ कर लेते हैं, माइकोप्लाज्मा। अब मुझे बताओ माइकोप्लाज्मा आप कैसे लिखते हो, अरे माइकोप्लाज्मा आप लिखते कैसे हो, माइकोप्लाज्मा आप लिखते हो ना इंग्लिश में, कैसे लिखते हो, माइकोप्लाज्मा मतलब एम लिखते हो ना, ऐसा करके एम, अरे लिखते हो कि नहीं लिखते हो। इसको मैं, ये एम जैसे ऐसा है तो इसको मैं ऐसे टेढ़ा कर दूँ टेढ़ा, इसको जैसे मैं टेढ़ा करूँगा तो ये एम ऐसा हो जाएगा ना, अरे एम ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मुझे बताओ माइकोप्लाज्मा में एम याद रख सकते हो तो 3 भी याद रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो। और आपको पता होना चाहिए माइकोप्लाज्मा बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा, इसलिए इसको हम 0.3 याद रखेंगे। कितना याद रखेंगे, 0.3, कितना 0.3 याद हो गया। पहला याद हुआ, बोलो बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ। माइक्रोप्लाज्मा का एम को उठा करके टेढ़ा कर लिया, टेढ़ा कर लिया तो 3 याद आ गया, 3 याद आ गया तो 0.3 याद आ गया, याद हो गया। चलो और आगे बताते हैं, है ना, सिंपल। चलो क्या बताते हैं, दूसरा क्या है, बैक्टीरिया जीवाणु का। अब यहाँ पर 2 वैल्यू दी है ना, एक अभी इससे पहले देखोगे ना, एक सेकंड, हाँ इससे पहले देखोगे तो यहाँ पर है ना एनसीईआरटी ने थोड़ा गेम किया है। गेम क्या खेला है कि ये देखो यहाँ जीवाणु का कितना ने 1 से 2 माइक्रोमीटर दिया है ना, 1 से 2 माइक्रोमीटर दिया है। और वहाँ पर फिर गेम खेल लिया, वहाँ क्या बोला, आगे बढ़, एक सेकंड, हाँ यहाँ पर क्या बोला, 3 से 5 माइक्रोमीटर बोला। तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना कम होती है जहाँ पर खुद एनसीईआरटी गलत बोल, मतलब कहीं दूसरा बोल रही है, क्योंकि एक जनरल माप है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। देखो हम लोग भी होते हैं, तो कोई एक बहुत बड़ा होता है ना, किसी की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, किसी की हाइट थोड़ी कम होती है, तो हम एवरेज हाइट बोलते हैं, है ना, कि ये इतनी हाइट होनी चाहिए। उसी टाइप से यहाँ भी जीवाणु बैक्टीरिया की हाइट जो बोली है वो हम 3 से 5 के आसपास जो है इनने बोली है, ठीक है, क्या बात सुना रही। अब इसको 3 से 5 या 2 के आसपास जो है आपको याद रखना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसको भी वैसे ही कर लेंगे। बैक्टीरिया इंग्लिश में याद करेंगे, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का बी, बैक्टीरिया का बी, बोलो बैक्टीरिया का बी। और बिस है ना, बिस या बाई 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 आप बोलते हैं ना, बिस ट्रिस टेट्रा, ऐसा करके आपने इंग्लिश में सुना होगा, इंग्लिश वाले बच्चे ही बोलते हैं बिस ट्रिस। तो बिस का मतलब होता है 2 के आसपास, बिस यानी 2 के आसपास, 2 वाली चीज को हम बोलते हैं बिस, बिस ट्रिस टेट्रा, इस टेट्रा मतलब 4, तो 20 मतलब 2, ऐसा कर गया 20, है ना, मोनो मतलब 1, 20 मतलब 2, तो 20 से 20 और वो वही से 2, तो वो 2 के आसपास हो गया। तो ये 3:5 जो है वहाँ आगे तो 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3:5 लिखा हुआ है। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, या थोड़ा सा मिस्टेक है तो उस हिसाब से इसको याद रख लेंगे। बोलो
याद हो जाएगा ये भी। कितना सही है ना, आसान है, मजा आ गया, बोलो। याद है ना, सिंपल है। चलो, है इतनी ट्रिक कोई देता है क्या, बताओ, है ना। चलो आगे बताओ। अगला लिखा है मनुष्य की लाल रक्त कोशिका। अब मैं देखो पूरा लिख कर खिलाया हूं, मनुष्य की लाल रक्त कोशिका। एनसीईआरटी में लिखा है बेटा, ये एनसीईआरटी की लाइन है। मनुष्य यानी इंग्लिश में, मैं इंग्लिश वालों को पढ़ाता हूँ, ह्यूमन। ह्यूमन मतलब एच, ह्यूमन मतलब एच, और एच मतलब ही होता है हेप्टा। एच से होता है हेप्टा, और हेप्टा का मतलब होता है 7, तो ये हो गया 7। बोलिए। ह्यूमन, रेड ब्लड से, एच से हेप्टा, हेक्सा भी होता है लेकिन आपको हेप्टा याद रखना है। हेप्टा मतलब 7, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यार ये तो केमिस्ट्री वाली है, इतना तो आपको आना चाहिए यार। आप बायो करने जा रहे हो यार, थोड़ी इतनी बड़ी लेवल की तैयारी करने जा रहे हो, है थोड़ा सा तो अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। हेप्टा मतलब 7, तो 7 से सारी याद आ जाएगा, याद आएगा, बोलो। हेप्टा मतलब 7, हेप्टा, है ना। कैसे लिखते हैं हेप्टा, मैं लिख देता हूँ। हो सकता है कुछ बच्चों को, हिंदी वाले बच्चों को पता नहीं हो, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे कुछ मासूम होते हैं। ये हेप्टा, हेप्टा मतलब 7, है ना। अभी मेरे पास पेन टेप है नहीं है, तो मैं अभी इसलिए उंगलियों से लिख रहा हूँ, है ना। बाकी मैं पेन टेप अभी ले आएंगे अपन, तो उसमें काम चलाएंगे। बोलिए, ठीक है। ये देखिए प्रारूपिक जीवाणु जो है 1 to 2 के आसपास जो है लिखा हुआ है, तो ये और ये डेटा एक जैसा ही है, लगभग बराबर ही है। बोलिए, ठीक है क्या, क्लियर है, ठीक है। चलो आ जाओ। अगला हो गया कौन सा बेटा, पीपीएलओ। पीपीएलओ कुछ प्राणी होते हैं, कैसे लिखोगे आप, पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म। इनका पूरा फुल फॉर्म ऐसे बोलते हैं। आगे पढ़ाएंगे आपको, ऐसे कुछ टेंशन वाली बात नहीं है ना। एनसीईआरटी में ही नहीं जाता, ठीक है। तो मुझे बताइए, जीरो के बाद आप सीधे किसको याद करते हैं, सर 1 को याद करते हैं सर जीरो के बाद। अरे जीरो के बाद तो 1 को याद करते हैं। जीरो मतलब क्या, जीरो मतलब 1, जीरो और 1 ये याद करते हैं, तो बस इसमें भी कोई करने वाली बात नहीं है। इसमें पीछे वाले को उठाना, सॉरी, इसमें क्या करना है, हाँ इसमें क्या करना है बेटा, इसमें पीछे वाले को उठाना है। तो ये कौन है, पीछे वाला क्या है, 0, तो 0 ओ है, तो ओ को उठा लिया तो 0, और 0 के बाद 1 याद कर लिया तो 0.1 याद हो गया। अरे आपको तो मैच करने को आएगा, आपसे डायरेक्ट थोड़ी पूछेंगे। समझ आ रही बात, नीट वालों को समझ आ गई बात, बस इतना सिंपल। और बताओ, हो ना इतना सिंपल, उससे सिंपल कुछ होगा, बताओ, नहीं होगा ना, कितना सिंपल कर दिया। चलो और बताओ, देखो और देखो, अब देखो वायरस विषाणु, हाँ अब क्या बोलो सर, अब इसका बताओ ट्रिक। अरे तो इसकी बता देंगे, इसमें क्या ट्रिक वाली बात है, देखो आओ बताते हैं कैसे। वायरस इंग्लिश में क्या लिखते हैं, वायरस, VIRUS ऐसा करके वायरस लिखते हैं, वायरस। वायरस में हम वी लिखते हैं, ऐसा वी। फिंगर कितना करते हैं बताओ, कितनी फिंगर है, 2 फिंगर, बस हो गया काम। 2 फिंगर मतलब 2 वाला सिस्टम, तो ये देखो 2 वाला सिस्टम 0.022 0.2 माइक्रोमीटर, बस ये भी याद हो जाएगा। यानी 2 वायरस का वी, और वी से 2 वाला सिस्टम याद रखना है। अब मेरे को बताओ, एक बार रिवाइज करके बताओ, माइक्रोप्लाज्मा को बताओ, 3 वाला सिस्टम याद करना है। अरे माइक्रोप्लाज्मा मतलब 0.3, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, बी से बैक्टीरिया, बी से 20 यानी 2 वाला सिस्टम। तो 2 3 5 ये लगभग वैल्यू याद रखनी है आसपास, है ना। 1 2 3 5 ऐसा करके याद कर लो तो भी चलेगा। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं को बताइए। मनुष्य मतलब ह्यूमन, ह्यूमन मतलब हेप्टा, एज हेप्टा मतलब 7 माइक्रोमीटर याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीपीएलओ, पीपीएलओ, ओ जो है 0 के जैसा दिखता है, 0.1, 0.1 याद हो गया। विषाणु, विषाणु मतलब वायरस, वायरस मतलब वी मतलब वी ऐसा यानी 2 जैसा, 2 मतलब 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर, बहुत छोटा होगा ना, तो इसलिए 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर। क्या समझ गए बेटा, बोलो। अरे कितना सिंपल बता दिया, कितना सिंपल कर दिया आपके लिए, बताइए, है ना, कितना सिंपल हो गया, बहुत सिंपल हो गया। अब असर्शन रीजन में आजकल असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं, तो असर्शन रीजन में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है कि हमने बहुत सारे टाइप के भी कोशिकाओं के माप देखे, कोशिकाओं के माप देखे, कोशिकाओं के आकार देखे, कोशिकाओं के अलग अलग कार्य होते हैं, है ना, तो ये भिन्न होते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के भिन्नता होती है। तो कोशिकाओं के आकार, कोशिकाओं के माप किसके ऊपर निर्भर करते हैं, उनके कार्य के ऊपर निर्भर करते हैं। कुछ कोशिकाओं को अगर अंदर पानी को अंदर इकट्ठा करके रखना है तो वो फूली हुई मिलेगी, उनके अंदर वैक्यूल की संख्या ज़्यादा मिलेगी। आ रही बात समझ, आगे जाकर के पढ़ेंगे। तो जैसे तंत्रिका कोशिकाओं की हम बात करें, जो कि लंबी कोशिकाएं होती है, क्योंकि इनको
इनके अंदर केमिकल रिएक्शन करके इनको अंदर से चार्ज को, जिनके अंदर जो आयन होते हैं, इनको ऊपर नीचे करना, बाहर निकालना, बाहर करना होता है ना। इसके अलावा बिंबिकार, बहुभुजी, स्तंभी, घनाभ, धागे की समान असम प्रकार की कोशिकाएं हमको मिलती है। तो कोशिकाएं माप, आकार एवं कार्य की दृष्टि से काफी भिन्न होती हैं। पृथक की गई कोशिकाओं में जैसे शुतुरमुर्ग के अंडे के समान होती है। सबसे बड़ी जो कोशिका मिली है वो आपका शुतुरमुर्ग का, आप कह सकते हैं अंडे के समान सेल है, अंडे के समान सेल है, वही है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका की सबसे लंबी कोशिकाओं में होती है। यह बिंबिकार, बहुभुजी, स्तंभी, घनाभ और धागे की तरह अलग अलग प्रकार की संरचनाएं बनाती है। कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न होता है। ये असर्शन रीजन में आंसर आपका आ सकता है, क्या कि उनका अलग अलग रूप क्यों होता है, क्वेश्चन आएगा अलग अलग रूप क्यों है अलग अलग कोशिकाओं का, क्यों, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं का भिन्न भिन्न कार्य है। तो कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न आकार है, भिन्न भिन्न माप है, ये हुआ उत्तर। कोशिकाओं का रूप उनके कार्यों के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है। चलिए अब इसके बाद आता है कोशिका का समग्र अवलोकन। तो यहाँ से हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, क्या बात समझ आ रही है। तो आप मेरे को लिखिए, कमेंट करिए कि आपको लेक्चर कितना अच्छे से समझ में आया, ये मेरे को बताइए। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका भी आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। फिर जैसे ही मेरे को अप्रोप्रिएट आंसर लगेगा मैं आपको आंसर दूंगा। बोलिए बच्चों, क्या आप यहाँ तक समझ चुके हैं क्या? ठीक है, तो हमने कोशिका के सिद्धांत के बारे में पढ़ा, सेल के बारे में पढ़ा, सेल की इतनी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। एक एक चीज़ जो है, जो आपको बिल्कुल पिन पॉइंटेड चीज़ें जो है वो आपको सारी सिखाई है, ठीक है। तो बच्चों आपको अच्छे से मेहनत करनी है, नोट्स का साथ बनाना है। सारा मैंने एनसीईआरटी का कंटेंट आपको पढ़ाया। अब इसके बाद जो है ये भी कोशिका का समग्र अवलोकन, ये आपको एनसीईआरटी का कंटेंट में ऐसा कैसा लेकर के आया हूँ, ये आपको पढ़ाएंगे यहाँ से सीधा, ठीक है। और उसके बाद भी और भी चीज़ें जो है वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए और बताइए, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे, ठीक है। चलिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए लोगों के साथ, बच्चों को अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए ताकि सबको फायदा मिल पाए फ्री के कंटेंट का, है ना। फिर हम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी कहाँ से करना वो भी समझाऊंगा, वो भी आपको बताएंगे, या उनके टीचर को भी लेकर के आएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू।